मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि 1 आउट ऑफ एवरी 3 पर्सन इन इंडिया इज डिप्रेस्ड। इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपैरिजन, कॉन्फिडेंट, सॉल्यूशन वाली मेंटेलिटी नहीं है, सराउंडिंग्स आपका व्यवस्थित नहीं है और आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। ये सब है ना माइंड सेट है कम्प्लीटली। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स नहीं रहती, प्रोसेस रहता है। लेकिन माइंडसेट ऐसा भी हो गया हम लोगों का कि हम लोग ना कंपेयर बहुत जल्दी करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपैरिजन ही है और ये सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो सोशल मीडिया से हो रहा है। आपके हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेंडशिप? आपकी लाइफ में एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को इतने अच्छे से समझ सके जो शायद दुनिया वाले नहीं समझ पाए। आपको क्या लगता है सर, मेल फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रांग होती है या फीमेल फ्रेंडशिप? एक्चुअली सर रिलेशनशिप पे आते हैं अब, दोस्ती से। लोग कहते हैं कि यार ये प्यार, मुझे लगता है कि प्यार एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन, इन तीन चीज़ों पे ये रिश्ता चलता है। सच्चा प्यार अगर देखना है तो माँ का प्यार है, वो ही एक सच्चा प्यार है। रिलेशनशिप के बाद अगर मैं बात करूं पेरेंटिंग की, जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको आपकी एडवाइस क्या रहेगी? जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो स्पेशली सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। तो बच्चों को अगर आप, माई सेल्फ भरत जैन एंड कुछ लोग मुझे इंस्पिरेशनल स्पीकर कहते हैं, कुछ लोग मुझे पॉजिटिव एनर्जी मेकर कहते हैं। एंड राइट नाउ आई एम विथ रोहन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। तो सर पहले तो यही जर्नी जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बिजनेस है एंड देन आप एक प्रॉपर सोशल मीडिया की चीज़ में आ गए, जिसमें आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातें भी करते हैं। तो ये जर्नी कहाँ से शिफ्ट हुई? रोनी, मोटिवेशन में ना पहले सब सुनता था। मोटिवेशन में बहुत सारी बात है, आपको लाइफ में ऐसा करना चाहिए, जॉब छोड़ देना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आता था। और बहुत सारे लोगों की बातें सुनता था कि सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, चिटिंग करना ही पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो मुझे ये सब बातें हजम नहीं होती थी। तो उस टाइम मैं डिस्कशन करता था लोगों के साथ में, बट डिस्कशन करते हो तो वो कहते हैं दुनिया में ऐसा ही चलता है, तुम जैसा बोलोगे वैसा नहीं चलेगा। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड टू राइट, कि मैंने लिखना शुरू किया कि यार इतनी दुनिया नेगेटिव नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। मुझे लगता है हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें आराम से पॉजिटिव हो सकती है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। और धीरे धीरे फिर लोग मुझे कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर कहते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी मेकर कहते हैं। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो सर आपने कहा कि दुनिया इतनी नेगेटिव नहीं है, ये आपको बताना था। सो पर्सनली व्हाट डू यू फील कि दुनिया नेगेटिव है या इसमें अभी भी पॉजिटिव लोग बचे हैं? आई थिंक सो, डेफिनेटली दुनिया पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है ही नहीं है। नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले में अगर कुछ क्वालिटी नेगेटिव है रोहन, हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो नेगेटिव चीज़ को देखते हैं और ये इंसान में ये गलती है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और हम लोग एक नेगेटिव माइंडसेट बना देते हैं। पहला ये। दूसरा, नेगेटिव लोग हमेशा चिल्ला के बात करते हैं। तो अगर 100 में से 4 लोग भी नेगेटिव होते हैं तो हमें पूरी दुनिया नेगेटिव लगने लगती है। बट अगर आप अप्रोच के साथ में सही चीज़ें देखते हो, सामने वाले के नेगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट करके चलते हो, तो मुझे लगता है आपको सब कुछ पॉजिटिव ही लगेगा। मतलब मुझे नहीं लगता ना तो दुनिया नेगेटिव लगती है ना दुनिया के लोग नेगेटिव लगता है। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बट सर डू यू थिंक कि नेगेटिव सेल्स इजीली और पॉजिटिव को बेचना और एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे? यस डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो बेस तैयार हुआ है वो मॉरल वैल्यूज से तैयार ही नहीं हुआ है ना। चीज़ें ही आपको जब बचपन से सिखाए ये जाता है कि भाई पैसा आप आसानी से नहीं कमा सकते, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप अच्छे सीधे बन के नहीं रह सकते, नहीं तो आपको दुनिया खा जाएगी। मतलब बचपन से आपको सिखाया ये जाता है कि भाई आप अच्छे मत बनो, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब नेगेटिव सेल्स ही स्टार्ट से भरे जाते हैं तो डेफिनेटली लोग नेगेटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं। सो आई थिंक सो दैट इज द मेन रीजन कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। भरत सर मैं क्विकली आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से व्हाट इज़ लाइफ? आई थिंक लाइफ, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। मतलब उनको हर चीज़ में, चाहे शो ऑफ हो चाहे लाइफ हो, दूसरे लोग जैसे करते हैं, मतलब जैसे को तैसा वाला सिस्टम हम बोलते हैं ना, उस तरीके से लाइफ जी रहे हैं कि भाई जैसे अगर सामने वाला मेरे साथ अगर रूडली बात करता है तो मैं भी रूडली करूँगा, वो गुस्से में बात करता है तो मैं भी गुस्से में करूँगा। अरे यार, हम कोई कठपुतली थोड़ी ना है जो सामने वाला जैसा करे वैसा हम करेंगे। हमारी अपनी एक लाइफ है, हमारे अपने कुछ संस्कार है। तो आई थिंक लाइफ ये है कि आप अपने तरीके से जीते हो, जिसमें आपके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, आपके अपने कुछ संस्कार होते हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि मुझे ये इंसान ऐसे करेगा तो मैं भी ऐसा करूँगा। आप अपना एक लाइफ सेट, गोल सेट बना लो और मुझे इस तरीके से मेरी लाइफ में आगे जाना है। आई थिंक दैट इज़ द लाइफ। एंड लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। बड़ी जल्दी लोग डिप्रेस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि यार ये तो सोचा नहीं था मैं लाइफ में कि मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। सो इस सिचुएशन में क्या करा जाए फिर? रोहन, आई थिंक ये सब है ना माइंड सेट है कम्प्लीटली। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं।
लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स नहीं रहती, प्रोसेस रहता है। लाइफ इज़ अ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहाँ पर किसी की लाइफ में अड़चनें ज़्यादा आती है, किसी की लाइफ में कम आती है। किसी के 2 हाथ नहीं है, किसी के 2 पैर नहीं है, किसी के पास पूरा शरीर है फिर भी उसको प्रॉब्लम है। मतलब जनरली जब आदमी को इसका शुगर का प्रॉब्लम है तो वो हमेशा कहता है अरे मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है। 6 महीने के बाद पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो बोलता है अरे शुगर तक तो ठीक था, अब तो मुझे कैंसर हो गया है। तो दुखी तो वो शुगर में भी था। सो आपका परसेप्शंस आप कैसे क्रिएट करते हो, इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लेते हो तो मुझे लगता है बहुत ईजी हो जाती है लाइफ। सो इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट गेम। आपने सही कहा सर, ये तो माइंडसेट का है, आपने जो पॉइंट रखा। लेकिन माइंडसेट ऐसा भी हो गया हम लोगों का कि हम लोग ना कंपेयर बहुत जल्दी करते हैं कि इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ में वांदे पड़े हुए हैं, मेरी लाइफ ख़राब चल रही है। कंपैरिजन जो है मुझे लगता है ये और लाइफ ख़राब करता है। यस रोहन, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपैरिजन ही है, और ये सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो सोशल मीडिया से हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर कंपेयर करते हैं कि भाई ये लोगों की लाइफ कितनी सुखी है। अब उनको ये नहीं पता है कि पूरे दिन का 24 घंटे का एक मोमेंट वो लोग कैप्चर करते हैं और वो सोशल मीडिया पे डालते हैं सबसे अच्छा मोमेंट, और लोगों को लगता है कि इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। अरे जेन्यूनली इतनी अच्छी लाइफ चल रही होती तो ये जो सेलिब्रिटीज़ के या नॉर्मल आदमी के अगर डाइवोर्स होते, तलाक कैसे होते रहेंगे? उसके पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं डाला कि उसकी लाइफ में तकलीफ है, और सडनली तलाक हो जाता है। मतलब जो लाइफ जैसी सोशल मीडिया पे दिखती है वैसी है नहीं। तो ये जो मेजर जो कंपैरिजन जो सोशल मीडिया से हो रहा है या दिखावे से हो रहा है, उसके कारण लाइफ ख़राब हो रही है। आप कंपेयर मत करो ना। कौन सा दुनिया में 100% लोगों के पास सब कुछ है? 99% लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश रहो। सर मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैं भी फेस करता हूँ कई बार। वो ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, मैं भी लगा रहता हूँ एंड ऑफ द डे जब बेड पे लेटता हूँ ना तो लगता है कि यार वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, वो कब अचीव होगा। ये एक जो फीलिंग होती है ना, जिसमें हम इम्पेशेंट भी कह सकते हैं अपने आप को कि चीज़ अचीव तो करनी है बट उसके लिए पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी। आप ऑब्वियसली डेफिनेटली होता है 101%। कि हमने एक एम और एक ड्रीम तो बना लिया कि ये लाइफ में इस चीज़ को अचीव करना है, बट एवरी डे वो टाइम नहीं कटता कि यार हुआ नहीं, आज हम फेल हो गए, आज ही हो गया। तो इस चीज़ को कैसे फिर हैंडल किया जाए? रोहन, आपने ताजमहल के बारे में सुना है? ताजमहल की जब पहली ईंट लगी थी या पहली दीवार बनी थी तब लोग वहाँ पे गए थे, आहा कितना ज़बरदस्त बना है। डेफिनेटली कोई नहीं गया यार। वो बनता गया और जब ताजमहल बना ना तब लोग उसके दीदार करने जाते हैं, आहा क्या खूबसूरत है। तो एक अगर आप 4 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हो, एक ताजमहल बना रहे हो, तो अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें टाइम कम लगेगा, ताजमहल बनाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। तो जब वो ताजमहल बना रहे थे ना तो 1 दीवार हुई, 2 दीवार हुई, 3 दीवार हुई, 4 दीवार हुई, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे यार कोई तो इसको देखने ही नहीं आ रहा है अभी तक। सो आप भी लाइफ में अगर कुछ करते हो तो आप कंसिस्टेंट करते रहो, रिजल्ट आएगा और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। वो कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना उससे डबल देता है, एंड दैट इज़ फैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट ये और पेशेंस, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप लाइफ में हर चीज़ अचीव करोगे और करोगे। क्या बात है सर। सर आपको शेरो शायरी का शौक है? थोड़ा बहुत। आप लिखते हो या पढ़ते हो? कभी कभार। ऐसे मैंने एक मतलब मुझे कोई लाइफ में ऐसा दर्द वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार। अच्छी बात है। वो एक कहावत है ना, लोग कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है। अरे कोई हमसे भी तो प्यार करे, हमें नींद बहुत आती है। बहुत बढ़िया सर। एक मैं सुनाता हूँ आपको। जब जिक्र मोहब्बत का महफिल में आ जाए, वाह वाह, जब जिक्र मोहब्बत का महफिल में आ जाए, तुम नजरें झुकाकर इकरार कर देना। वाह वाह, आप तो एकदम आशिक लगते हो। सर हम लेकिन धोखा खाए हुए नहीं, खुश आशिक है। अच्छा खुश, मैं वही पूछने वाला था, दिल टूटे हुए आशिक हो। नहीं सर, हम खुश आशिक है। अच्छा रिलेशनशिप हमारा निकला था, उसके बाद जिससे प्यार किया उसी से शादी हो गई। ओहो, वो तो सेम केस मेरे साथ। हाँ, और लंबा रिलेशनशिप चला हमारा। वेरी गुड। सो आप रिलेशनशिप एडवाइजर भी हैं? मतलब कहते एडवाइजर बोल सकता हूँ, बट मैं कहता हूँ उसके बारे में आप बात करते हैं। तो सर रिलेशनशिप से पहले ना, जब मैं मेरा जो पार्टनर है उसके साथ मेरी दोस्ती थी। ओके। तो दोस्ती काफ़ी गहरी रही, चला, उसके बीच में काफ़ी चीज़ें हुई। तो मैं पहले दोस्ती के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। राइट सर, दोस्ती तो सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कुछ है तो वो है दोस्ती, जेन्युइनली। सो आप यही बता दो कि आपके हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज़ फ्रेंडशिप? सर ऐसे रोहन, फ्रेंडशिप का मतलब देखेंगे तो बहुत दुनिया भर के निकलते हैं, बट आप है ना डॉक्टर के पास जाते हो कभी?
डॉक्टर है ना, आपको जब कोई बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक पर्ची पे कुछ दवाई लिख कर देता है, वो आपको समझ में नहीं आती है। आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, मेडिकल स्टोर वाला उसको पढ़ के 1 मिनट में आपको दवाई निकाल के दे देता है। राइट। अब वो जो राइटिंग है जो पूरी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आती, वो मेडिकल स्टोर वाले को 1 मिनट में समझ में आ जाती है। तो आपकी लाइफ में एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जो आपको इतने अच्छे से समझ सके, आपकी प्रॉब्लम को इतने अच्छे से समझ सके जो शायद दुनिया वाले नहीं समझ पाए। सो दैट इज़, अगर आपकी लाइफ में ऐसा एक भी दोस्त है तो आई थिंक यू आर द लकीएस्ट पर्सन। वाह, क्या तरीके से आपने समझाया है कि अगर आपकी ज़िंदगी को किसी एक ने भी समझ लिया, उसने पढ़ लिया आपकी दिक्कतें जो आप नहीं कह पा रहे, Right. तो वही आपका दोस्त है। 101%। आपका दोस्त है सर कोई ऐसा लाइफ में? यस डेफिनेटली, मेरे तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि दोस्ती के मामले में मैं बहुत लक्की हूँ। मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है बहुत अच्छा है। ये एक अलग बात है कि जब हम लोग मिलते हैं तो एक दूसरे की इतनी मारते हैं कि जिस दिन अगर जिसका टाइम खराब चल रहा हो उसकी हालत खराब हो जाती है। बट बिना स्वार्थ के अगर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो आई थिंक सो हमारा ग्रुप उसका एग्जाम्पल हो सकता है डेफिनेटली। सर मैं एक चीज़ ऐसी मानता हूँ कि जैसे आपने बोला ग्रुप एग्जाम्पल हो सकता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 से 4 दोस्तों का ग्रुप है तो वो ऐसे दोस्त हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 8, 9, 10 जब नंबर्स जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ छूट जाते हैं पीछे, रहे आखिरी में 3, 4 जाते हैं। क्या आप इस चीज़ में मानते हैं कि 3, 4 का ग्रुप ऐसा सॉलिड होता है दोस्तों का? एक्चुअली मैंने ऐसा देखा है, तो जनरली 3-4 लोगों का सॉलिड होता है, बट हमारे केस में ऐसा है कि अगर हम लोग 8-9 फ्रेंड्स का भी ग्रुप है तो बहुत सॉलिड है। इसका रीज़न ये रहता है कि है ना, कई बार मेंटेलिटी डिफरेंस आ जाता है, और जब मेंटेलिटी डिफरेंस आता है ना, और वो 8 दोस्तों में, 9 दोस्तों में या 7 दोस्तों में एक भी बंदा ऐसा है कि जिसकी मेंटेलिटी थोड़ी अलग है और एडजस्ट नहीं कर रहे, तो उसके बिखरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मेजरली केसेस में ये होते हैं, आई एग्री। बट हम लोगों का अगर मैं देख रहा हूँ तो पिछले 10-15 साल से 7, 8, 10 लोगों का ग्रुप है, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी है, सब निस्वार्थ लोग हैं। वाह। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, दोस्तों के साथ जो रियल दोस्ती होती है ना, उसमें ये होता है कि बात मत करो महीने साल मत मिलो, बट जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि कुछ पीछा टाइम जो था वो बीता ही नहीं। मतलब ऐसा लगा कि हम पिछली बार जो मिले थे और आज मिले, इतने दिल से मिलते हैं सब। तो इसका कितना स्ट्रांग, ये कितनी स्ट्रांग वैल्यूज़ होती हैं कि आप ऐसे मिलो दोस्त से कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं, आप चाहे साल भर उससे ना मिले हो। वैसा कब होता है? जब आपका दिल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप दिल से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आपकी 1 महीने बात नहीं हुई, 1 साल बात नहीं हुई है, या लंबे टाइम तक बात नहीं हुई है। कहते हैं ना कि अगर आप महीने भर, कुछ दिन, महीने भर या साल भर भी बात ना करो, बट उसके बाद भी जब भी आप बात शुरू करो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग रोज़ मिलते हैं। तो आई थिंक सो आपका अटैचमेंट, आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, अमेजिंग लेवल की दोस्ती है। आपको क्या लगता है सर, मेल फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रांग होती है या फीमेल फ्रेंडशिप? एक्चुअली डेफिनेटली अगर दो मेल फ्रेंड्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप होती है। लड़कियों की जेन्युइनली अगर कहूँ तो लड़कियों की दोस्ती होती भी है, मतलब मुझे तो मुश्किल लगता है। लड़कियाँ सिर्फ रिश्ते निभाते हैं वो लोग, और हम रियल दोस्त तो जो मेंस होते हैं वही होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों में एक्चुअली दोस्ती होती भी है, होती रहेगी तो बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। वहाँ पर किसी को बुरा लग जाता है, किसी को ख़राब लग जाता है, किसी को तैयार होके नीचे आना है, रेडी होना है, और दोस्तों के अंदर तो भाई ने बरमूडा पहना है और एक आवाज़ दी तो नीचे है सीधा। तो मुझे लगता है मेल फ्रेंडशिप इज़ अमेजिंग। वाह। अभी हमने गाली की बात करी यार, जब 4 बैठते हैं और फिर बोतलें खुलती हैं अच्छा, वो एक मामले में वीक हूँ कि मैं ना तो हमारे ग्रुप में बोतल खुलती है ना मैं बोतल खोलता हूँ, बट बिना बोतल के भी हमारी दोस्ती बोतल वालों की जितनी स्ट्रांग होती है उतनी स्ट्रांग दोस्ती। वाह, क्या बात है सर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, शादी के बाद ऐसा होता है क्या कि वाइफ आ गई तो दोस्त को टाइम देना थोड़ा कम हो जाता है, दोस्त थोड़ा लेफ्ट आउट फील करता है कि यार पहले तो मेरे साथ पूरे पूरे दिन घुमा करता था, सब बातें मुझसे डिस्कस किया करता था, अब तेरी शादी हो गई है या गर्लफ्रेंड आ गई है लाइफ में तो अब उसको टाइम दे रहा है। सो दोस्त नेग्लेक्टेड फील करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब वो दोस्त की भी शादी हो जाएगी ना तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई बीवी आने के बाद अपनी नहीं चलती है बीवी को संभालना ही पड़ता है। डेफिनेटली शादी होने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तो प्रायोरिटीज़ में आपको फैमिली को भी टाइम देना रहता है, वाइफ को भी टाइम देना रहता है, बच्चों को भी टाइम देना रहता है, तो डेफिनेटली थोड़ी टाइम कम होती है। बट मुझे नहीं लगता उससे दोस्ती के ऊपर फ़र्क आना चाहिए। अगर आपका दोस्त समझने वाला है तो उसको पता है कि ये मेरा यार है, दिल से यार है और हमेशा रहेगा। मैं आपको थोड़ा पुरातन काल में लेके चलूँगा। एक दोस्ती जिसकी बहुत बात होती है वो है कृष्णा और सुदामा।
अगर हमें उनसे कुछ टेक अवे लेना हो उनकी दोस्ती से, तो आप क्या बताना चाहोगे उनकी दोस्ती? निस्वार्थ दोस्ती, मतलब उनकी दोस्ती जब हम सुनते हैं ना, तो कृष्ण एक लेवल पे थे और सुदामा एकदम लोअर लेवल पे थे। उसके बाद भी जिस तरीके से कृष्ण ने दोस्ती निभाई है ना, मुझे लगता है कि आपने जो मुझे एक सवाल पूछा था कि दोस्त कैसे होते हैं, ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। मतलब जहाँ पे आपका स्वार्थ नहीं हो, आप 1 मिनट के अंदर सब कुछ, अगर मेरा दोस्त तकलीफ में है तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो फील है वो कृष्ण और सुदामा में था। और मुझे लगता है ऐसी दोस्ती रेयरली होती है, बट ऐसी अगर दोस्ती है या इस टाइप का थोड़ा नियर बाय भी दोस्त अगर आपकी लाइफ में है, तो मुझे लगता है यू आर वेरी लकी पर्सन सर। लड़की के चक्कर में दोस्ती जब खराब होती है कि एक लड़की आ गई, उसने बोला कि या तो मैं या ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, तेरा दोस्त है, तो ऐसे सिनेरियो में लड़की और दोस्त में एक इंसान को क्या चूज़ करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो लड़की, ऐसा है ना, देखो मेल होते ही ऐसे है कि वो लड़की को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बार तो भाई को साइड में डाल देते, भाई तू रुक मेरा सेटिंग होने दे पहले। तो ये केस में, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा आता है कि या तो दोस्त को रख या लड़की को रख, तो मुझे लगता है दोस्त को चूज़ करना चाहिए डेफिनेटली, उसमें कोई सवाल नहीं है। बट अगर कोई भी समझदार आपकी गर्लफ्रेंड है, समझदार आपकी बीवी है, तो वो कभी भी वैसा नहीं कहेगी, क्योंकि उसको पता है कि यही वो इंसान है जो तकलीफ़ के अंदर 1 मिनट में साथ में आके खड़े रहेंगे। सो आई थिंक लड़की के चक्कर में दोस्ती को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सर दोस्ती में लोग सॉरी बोलते हैं, सॉरी का है गेम? काहे का सॉरी सर, गलती करते ही नहीं है। गाली देना थोड़ी गलती है, किसी की उड़ाना थोड़ी गलती है, किसी की मारना थोड़ी ना गलती है जो सॉरी बोलेंगे। सॉरी दोस्ती में सॉरी वॉरी नहीं होती सर, दोस्ती में सिर्फ गालियाँ होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने सर्कल की बात करी, अपने क्लोज सर्कल में ना अपने दोस्त की कितनी मर्जी मार लो, यस रोको मत, मारते रहो डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन सामने आ गया, उसकी बैंड बजा दो सर, उसकी बैंड बजा दो। दोस्ती का मतलब ही ये है कि आप दोस्तों के बीच में खड़े रह के कितनी भी मारो, कितनी भी बेइज्जती करो, कितनी भी उसकी इज्जत की नीलामी कर दो, वो ग्रुप के अंदर दोस्त के साथ में करो। लेकिन कोई तीसरा आदमी आके अगर आपके दोस्त के बारे में एक शब्द भी कह देना सर, उसकी बैंड बजा दो, कंप्लीटली बैंड बजा दो। मेरा दोस्त राइट है रॉन्ग है सेकेंडरी चीज़ है, बट उसकी बैंड बजा दो, तो वही दोस्ती है सर। सर एक नई टर्म मार्केट में आई है, अब तो खैर काफ़ी पुरानी हो गई, अब तो पिक्चर भी बन गई उसके ऊपर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मेल और फीमेल फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन दोस्ती के लिए नहीं, सेक्सुअल वेलनेस के लिए। तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट पर क्या आपका टेक? ये एक्चुअली फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं, इन लोगों ने एक सिचुएशनशिप नाम दे दिया। आई थिंक सो वो बेटर है। मतलब सीधा सीधा जिसको सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट है लेकिन दोस्ती नहीं रखनी है, रिश्ता कुछ भी नहीं रखना है, तो उसको एक नाम दे देते हैं वो लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशनशिप। इज डेफिनेटली नॉट ओनली अबाउट द सेक्स और दैट ऑल थिंग्स, बट सिचुएशनशिप में आप क्लियर है कि एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हो। तो आज की डेट में जो जनरेशन चल रही है, जो सोशल मीडिया चल रहा है, उसमें फिजिकल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और किसी को भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपस के अंदर सिर्फ फिजिकल रिलेशंस बनाने हैं, तो वो बना के निकल जाते, तो उसको दोस्ती का नाम दे ही नहीं सकते। दोस्ती कंप्लीटली अलग है। दिस इज़ द सेटिस्फैक्शन। दोस्ती वो है जिसमें किसी चीज़ की आपको उम्मीद ना हो, डेफिनेटली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, बिना स्वार्थ के आपके साथ में खड़े हो, वही सच्ची दोस्ती है। जेन्युइनली मतलब वो आपने कहा ना, कई साल कई महीने कितना भी टाइम चला जाए, बट उसके बाद भी कोई इंसान अगर आपके साथ में खड़ा है, बिना स्वार्थ के खड़ा है, जिसको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, बट फिर भी एकदम सच्चे दिल से आपके साथ में खड़ा है, तो वो ही सच्ची दोस्ती है सर। सर कई बार ऐसा होता है कि दो दोस्त ही जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं। जब वो दोस्ती में होते हैं तब उनके बॉन्डिंग अलग होती है, जब वो पार्टनर्स बन जाते हैं तब वो बॉन्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सो उस पर क्या सजेशन रहेगा आपका कि जब दोस्त पार्टनर्स बन जाते हैं? एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है सर। जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, दोस्ती क्यों चलती है? मेल फ्रेंडशिप और फीमेल फ्रेंडशिप की आपने बात की, तो वो चलने का एक ही रीज़न है कि जब फ्रेंड्स है, मेल में है, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है। ये बंदे को फ़ोन किया, आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, इसने कुछ गलती की, कुछ भी किया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जैसे भी। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तुम्हें मेरे लिए ये करना है, तुम्हें मेरे लिए वो करना है। बॉयज़ की गर्ल्स से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, गर्ल्स की बॉयज़ से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, वहाँ पे धीरे धीरे दर्द आना शुरू हो जाता है। सो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी तो दर्द नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन रहेगी तो दर्द आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो दोस्ती वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, आप पति पत्नी वाले रिश्ते में आ जाते हो। ये मुझे आप लास्ट बताओ कि जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल फ्रेंडशिप कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग है?
मतलब आप ये बोल रहे हो कि पैसे वालों की दोस्ती फिर नहीं, टॉकिंग जेनजी जो नई जनरेशन है, उनकी और पुरानी जनरेशन की जो दोस्ती है, आई थिंक मुझे लगता है कि पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन दोनों की दोस्ती अच्छी ही है। हम पुराने लोग जब देखते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है यार नई जनरेशन में क्या, हम तो ऐसे खेलते थे, ऐसा करते थे, बट नई जनरेशन अपने तरीके से कर रही है। नई जनरेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उनके अंदर छल और कपट बहुत कम है, मतलब उनको कुछ बात खराब लगती है वो स्ट्रेट बोल देते हैं। और हम जो हमारी जनरेशन है या हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है ना, तो हम लोग आगे पीछे पीछे बातें करते थे, अरे इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। लेकिन नई जनरेशन में वो एक चीज़ अच्छी है, दोस्ती के मामले में आई थिंक पुरानी दोस्ती भी अच्छी है और नई दोस्ती भी अच्छी है। नई के अंदर इतना है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्टेड है, फिजिकल कम कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में वो दोस्ती भी अच्छी है और हमारी वाली दोस्ती भी अच्छी है। डेफिनेटली आई वोंट से कि भाई ये दोस्ती अच्छी है, ये दोस्ती अच्छी है। कूल। सर, रिलेशनशिप पे आते हैं अब, दोस्ती से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप आपके हिसाब से क्या ऐसी की एक चाबी क्या है एक अच्छी रिलेशनशिप की, अगर मैं आपसे पूछूं? अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपेक्टेशन कम है तो आपका रिलेशंस बहुत अच्छा रह सकता है। अब रिलेशनशिप आपने पूछा है ना, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार ये प्यार, मुझे लगता है कि प्यार एक्चुअली है ही नहीं है, प्यार अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। प्यार बहुत अलग चीज़ है। आई लव यू कहने से मियाँ बीवी है, पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसके बीच में प्यार नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन, इन 3 चीज़ों पे ये रिश्ता चलता है। तो इसको आप प्यार का नाम नहीं दे सकते। प्यार का मतलब होता है सिर्फ देना, समर्पण भाव। मतलब हम राधा और कृष्ण के बारे में अगर आप सुनते हो ना, तो राधा को कृष्ण से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे बट वो उससे प्यार करती थी। मतलब प्यार का मतलब ही होता है सिर्फ गिविंग, और अटैचमेंट का मतलब होता है लेना। तो ये जब बोलते हैं ना कि भाई मुझे सरप्राइज़ नहीं मिला, मुझे आई लव यू नहीं कहा, एक्सपेक्टेशन, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, ये बेस पे ये रिलेशन चल रहा है। एक्चुअल में अगर आपको प्यार देखना है ना, तो माँ करती है। एक माँ जो है ना वो सच्चा प्यार करती है, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप उनसे कड़वी बातें कर लो, गुस्से में बात कर लो, वो आपसे प्यार ही करेगी, सिर्फ प्यार करेगी। मतलब 1% भी वो रिश्ते में मिलावट नहीं है। तो सच्चा प्यार अगर देखना है तो माँ का प्यार है, वो ही एक सच्चा प्यार है। बाकी ये जो हम आई लव यू, पति पत्नी का प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार, वहाँ पे प्यार नाम की कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन, इन 3 चीज़ों पे रिश्ता टिका हुआ रहता है। और ये 3 ही नाम देना चाहिए, कभी भी ये रिश्ते को प्यार का नाम देना ही नहीं चाहिए। प्यार का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ देना होता है। सो आई लव यू का तो वैल्यू ही खत्म कर दिया आपने। डेफिनेटली। आप अपने मम्मी को आई लव यू थोड़ी बोलते हो, मम्मी आपको आई लव यू बोलती है तो आप प्यार नहीं करते हो? बेइंतहा प्यार करते हो, यहाँ से प्यार करते हो। आपकी मम्मी के ऊपर जब आप चिल्लाते भी रहोगे ना किसी कारण से, तो यहाँ पे दर्द होता है, महसूस होता है। और आपकी मम्मी को आप सरप्राइज़ नहीं देते हो, कोई गिफ्ट नहीं देते हो, बुके नहीं देते हो, गुलदस्ता नहीं देते हो, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती। वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती, उसके बाद भी आपका रिश्ता इतना अच्छा है, उसके बाद भी वो दिल से प्यार करती हैं। तो दिल से प्यार करने वाले की आई लव यू कहने की ज़रूरत कहाँ है? आप अपनी मॉम को रेयरली आई लव यू बोलते रहेंगे यार, या मे बी नई जनरेशन है जो बोल रही है, पुरानी जनरेशन में तो बोलते भी नहीं थे। राइट। बट स्टिल दैट इज़ द ट्रू लव, जहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे एक कनेक्शन होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है। आप गुस्सा कर लो अपनी माँ पे, कुछ भी बोल दो, बट वो कभी भी आपके बारे में ख़राब नहीं सोचेगी। इवन एक बार के लिए आप कोई गलत काम करके आ जाओगे ना, तो भी वो आपको सपोर्ट करेगी। तो दैट इज़ द ट्रू लव, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, जहाँ पे सिर्फ देना है। सो प्यार का नाम ही समर्पण है। लोगों ने ऐसा है कि अगर प्यार के अंदर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को ये मिलना चाहिए, तो दैट इज़ एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ नॉट द लव। सो मुझे लगता है कि लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस में, जेन्युइनली। सर, रिलेशनशिप में ना एक वर्ड जो है काफ़ी रोल प्ले करता है, वो है पोजेसिवनेस। ये आता है हल्का सा, अच्छा लगता है स्टार्टिंग में कि ये पोजेसिव है मेरे लिए मेरा पार्टनर। धीरे धीरे ये इतना ग्रो हो जाता है, ये परेशानी बन जाता है, फिर लगता है कि तू बहुत पोजेसिव है यार। तो ये जो शिफ्ट होता है, इसमें कहाँ गलती रह जाती है कि पोजेसिवनेस अच्छा लगते लगते हावी हो जाती है? वैल्यूज़ नहीं मिलती है ना, इसमें वैल्यूज़ मैच नहीं होती। अभी जैसे आप रोहन एज अ आरजे आप बात कर रहे हो, मतलब जब भी आपका रिश्ता शुरू हुआ रहेगा तो यार ये बंदा इतना फ्लुएंट है, इतना फ्रैंक है, तो अच्छा लगने लगता है। रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद कोई और आपको पसंद कर रहा है, कोई और आपसे बात कर रहा है, तो वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है, वो अलग चीज़ आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूज़ डिफरेंस होती है ना, अगर दोनों का एकदम फ्री माइंड है तो ये रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन एक का फ्री माइंड है, एक का नहीं है, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये सब वैल्यूज़ का गेम रहता है। अभी मैं आपको वैल्यूज़ का रियल डेफिनेशन समझाता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ अगर ऑनेस्टी है और मेरी वैल्यूज़ काइंडनेस है, तो अगर मैं
किसी दुकान से एक पाव चुरा के गरीब आदमी को दे रहा हूँ मैं वह पाव, तो आप बोलोगे यार जो आदमी चोरी करके ऐसा कर रहे हैं तो चोरी करना ही गलत है, मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम, ये ऑनेस्टी नहीं है तो ये लाइफ में क्या करेगा। राइट। और मैं कहूँगा कि अरे यार जिस इंसान के अंदर कोई और आदमी भूखा मर रहा है उतनी दया भी नहीं है, तो फिर वो इंसान किस काम का। सो आप गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ, बट आपकी वैल्यूज़ ऑनेस्टी है, मेरी वैल्यूज़ काइंडनेस है, तो हमारी वैल्यूज़ अगर मैच नहीं हुई तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। सेम टू सेम पॉजिटिवनेस आने का कारण ही ये रहता है कि जब आपकी वैल्यूज़ मैच नहीं होती। अगर आपकी वैल्यूज़ मैच हो गई, दोनों बॉटल खोलने वाले दोनों बैठे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एक बॉटल खोलने वाला एक नहीं है तो वो एक टाइम के बाद गैप आना शुरू हो जाता है। सो अगर आपकी वैल्यूज़ मैच होती है तो चीज़ें बेटर होती है, अगर वैल्यूज़ मैच नहीं होती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। राइट। सर आपको ये भी लगता है इसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने ये बोला कि अगर पार्टनर आपके नेचर ऑफ वर्क को नहीं समझता, उसके साथ अलाइन नहीं होता, तब भी ये दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं कि आप अपनी एक अलग जर्नी पे निकले हुए हो और आपका पार्टनर शायद लेफ्ट आउट रह गया, कि वो आपकी जर्नी का आपका हिस्सा नहीं बन पाया, वो आपके पिलियन सीट या पैसेंजर सीट पर नहीं बैठ पाया, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो अपने सफ़र में है, मैं शायद पीछे छूट गया। ये आएगा ही ना सर, क्योंकि देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका विज़न अलग है, आपके पार्टनर की में भी सोच अलग रहेगी, विज़न अलग रहेगी। आप अपने रास्ते पे निकल दिए, आप बहुत दिल से वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करो और काम करो, और वो कहीं पे भी पीछे छूट गया, नहीं कर पाया, तो फिर बैलेंसिंग बिगड़ना शुरू हो जाता है सर, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट मुझे लगता है या तो फिर अगर आपका पार्टनर समझ ले कि भाई मेरी वैल्यूज़ यही है और मुझे यहाँ तक यही करना है और ये बंदा जितना कर रहा है मैं उसको सपोर्ट करूँ, तो आई थिंक्स आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बट कहीं पर भी ये हो जाता है कि यार ये तो बहुत जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू होते हैं। सो इट इज़, मैंने बोला ना, अगर आपका गिविंग का नेचर है, अगर आपका एक बार नेचर गिविंग का हो गया तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपकी लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी। बट आपका नेचर ये अटकाना या नहीं समझना, अंडरस्टैंडिंग नहीं करना, वैल्यूज़ को नहीं समझना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। राइट राइट। आपको क्या लगता है कि पार्टनर जो है सबसे ज़्यादा धोखा किस वजह से देता है? एक ऐसी कौन सी चीज़ रहती है रिलेशनशिप में जिसकी वजह से चीटिंग होती है? देखो मेल्स और वुमेन्स दोनों के है ना हार्मोन्स बहुत अलग रहते हैं, जेन्युइनली बोलता हूँ। आदमी जो रहता है ना वो मतलब किसी भी लड़की को देखेगा, आपकी शादी हो गई, भले ही आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, बट आप दोस्तों के साथ में खड़े हो और कोई अच्छी लड़की वहाँ से पास ऑन हो रही है, आपका उसके ऊपर कमेंट रहेगा या दोस्तों का कमेंट हो जाएगा कि या एकदम हॉट है या कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन ये लड़कियों के केस में कभी नहीं होता है। तो चीटिंग करने का ये रीज़न रहता है कि आदमी, एक कहावत है एक्चुअली, आदमी ईमानदार और औरत मासूम, ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये होते ही नहीं। मासूम औरत नहीं होती है, आदमी ईमानदार कभी होता ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है, आदमी मेजर लेवल पे आदमी का जो चीटिंग होता है वो कहीं ना कहीं उसका अट्रैक्शन हो जाता है और वो चीट कर लेता है। हाँ। और औरत उसको कोई भी लेवल से बर्दाश्त कर नहीं सकती है और वहाँ पे आके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बट अभी के जनरेशन में केसेस डिफरेंट भी हुए हैं, ये केसेस औरतों से भी स्टार्ट होते हैं। हाँ, अब तो चीज़ें बदल गई है सर, अब मेंटलिटी भी चेंज हो रही है एक्चुअली। पहले सेक्सुअल चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि मतलब सेक्स इन द सेंस बहुत बड़ी बात हो गई है, अब फीलिंग्स बहुत बड़ी बात हो गई। अब सेक्स इज़ कॉमन, लेकिन फीलिंग्स अगर कोई आपके लिए फील करता है, किसी की फीलिंग्स अगर आपके लिए ना, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीज़ें फिजिकल रिलेशंस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन, एंड आगे अगर हम देखेंगे ना तो शायद ये इतने ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे कि ये नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब एक्सेप्टेंस चालू हो जाएगा कि इसके अगर मल्टीपल रिलेशंस है तो भी एक्सेप्टेंस है। ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा आगे आने वाली जनरेशन्स में। तो आप ये कह रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जहाँ पर काइंड ऑफ, हाँ, वहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बहुत कॉमन है। हाँ, कि यू मैरी समवन, देन 4-5-6 महीने उसके साथ रहे, उसे छोड़ दिया, देन यू मैरी अगेन। हम लोग जा ही रहे वो कल्चर की तरफ, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, वैल्यूज़ कम होती जा रही है, चीज़ों की समझ कम होती जा रही है, तो हम वो कल्चर की तरफ जा रहे हैं। बट अगर थोड़ी सी अगर व्यवस्थित समझ रहती है तो मुझे लगता है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट आई थिंक सो प्रोसेस तो दिख रहा है वहाँ पर जाने का साफ एकदम। सर टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप में ना कई बार टॉक्सिक हो जाती हैं चीज़ें, मतलब आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। आपको लगता है कि चलो हम बैठते हैं, बात करते हैं, कहीं घूम के आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, बट ओवर द टाइम वो चीज़ें और टॉक्सिक होती चली जाती हैं। बट लोग फिर भी उस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करते, उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, फिर चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसका क्या किया जाए? सॉल्यूशन अगर आपको नहीं करना रहता है ना, जब कोई तो ऐसा होता है कि जनरली हम बोलते हैं कि हमें सॉल्व करनी है, बट अगर आप सॉल्यूशन के जोन में नहीं हो तो रिलेशनशिप और ख़राब होती जाती हैं। एंड ज़बरदस्ती वाला रिलेशन है ना, बहुत डेंजर रहता है। मुझे लगता है ज़बरदस्ती अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो रखनी भी नहीं चाहिए। मतलब आप अपने रास्ते चूज़ कर लो,
सबसे पहले मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि कोई भी रिश्ता ऐसा है नहीं है जो वो टूट सकता है। अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपने दिमाग में ये लेते हो कि मुझे ये रिश्ते को, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे रिश्ते में, उसको सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है ईजिली सॉल्व हो सकता है। उसके लिए आपका एक्सेप्टेंस लेवल स्ट्रांग चाहिए कि अगर ये इंसान ने ये मिस्टेक की है, इसने ये गलती की है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए तू ये गलती नहीं करे। और सामने वाला बंदा भी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो मुझे लगता है एक बार एक्सेप्टेंस और सॉल्यूशन के मोड पे होते हैं तो रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये जोन में नहीं हैं, तो भले ही आप ये रिश्ता छोड़ दोगे तो आगे के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज हर आदमी की मेंटालिटी अलग है। किसी के अंदर आपको ये प्लस मिलेगा, किसी में ये माइनस मिलेगा। सो मुझे लगता है अगर आप सॉल्यूशन के जोन पे चलते हो तो चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप वो जोन में नहीं चलते हो तो आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। फिर ऐसा होगा कि आप एक छत के नीचे रह तो रहे हो बट एक साथ में नहीं रह रहे हो। सो दैट इज़ वेरी डेंजरियस। वैसा होना नहीं चाहिए। एक बहुत प्यारा शेर है सर इस पे कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है। वेरी गुड एंड वेरी ट्रू। एक्चुअली इस लाइन में बहुत बड़ी सच्चाई है एक्चुअली, कि उसको और खींचो मत, उसे एक हसीन मोड़ पे छोड़ दो। हाँ। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता, बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैं देखता हूँ ना, आप बिजनेस में रिश्ते देखते हैं, जनरली आपकी दोस्ती में रिश्ते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते, वो टूटते हैं ना किसी कारण से। अगर टूट जाते हैं, 10 साल रिलेशन रहा आपका बिजनेस में, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया है, आपकी 10 साल दोस्ती रही है, 10 साल आपके रिश्ते रहे, और किसी वजह से अगर वो रिश्ता टूट गया ना, तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। आपको नफरत करने के पहले कम से कम एक बार तो ये सोचना चाहिए था कि कुछ तो अच्छा था, तब हम इतने साल से जुड़े हुए थे। तो आज कुछ खराब हो गया तो बिछड़ गए, बट अच्छे से बिछड़े, अच्छे से बिछड़े। वो रिश्ते को, वो जो हम लोगों ने 10 साल 5 साल 7 साल एक साथ में मेमोरीज क्रिएट किए, उसको ज़िंदा रखे। बट लोग जैसे ही टूट गए तो एकदम अनजान हो जाते हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। मुझे लगता है ये कभी नहीं होना चाहिए। आप किसी से भी अगर आपका रिश्ता ब्रेक भी होता है तो ऐसे रिश्ता ब्रेक होगी, कभी भी वो इंसान के साथ बैठ के अगर सुकून से चाय पीनी है तो पी सकते हो। क्या बात है सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। पर्सनल लाइफ में आपकी लड़ाई होती है पार्टनर के साथ? कौन है ऐसा जिसकी लड़ाई नहीं होती है? होती है। आपको इतनी नॉलेज है, होती रहेगी। अभी आपने इतना सारा कुछ बताया। मेरे साथ एक केस हुआ था सर। ये दोस्त लोग कैसे, आप बोलते हो ना, दोस्त लोग कैसे मारने को लेते हैं आपकी, इसका बहुत, एक बार उन लोगों ने मेरी मारने को ली। तो हम लोग चाय पीने गए थे साथ में, और उस टाइम मेरी वाइफ की साड़ी जो है ना, वो उसकी किसी फ्रेंड को दी हुई थी। तो उसने बोला वो फ्रेंड्स के घर पे घर से आप साड़ी लेके आना। मैंने वो साड़ी ली, एक्टिवा पे लगा दी थी, और हम लोग चाय पीने गए सब दोस्त। तो थोड़ी मैंने ऐसे वाइफ की तारीफ़ की रहेगी, तो दोस्त लोग मेरी मारने के मूड में थे पक्का। तो उन्होंने बोला तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो तेरी वाइफ को फ़ोन कर, लाउड स्पीकर कर, और वाइफ को बोल कि जो साड़ी मैं लेने गया था ना, वो साड़ी कहीं पे गुम हो गई है, ध्यान नहीं रहा। अब आपको पता है साला, ये लोगों ने सोचा कि भाई पूरा मज़ा लेना है। मैंने वाइफ को फ़ोन किया, लाउड स्पीकर किया, मैं बोला जो वो साड़ी लानी थी वो मैंने साड़ी कहाँ रख दिया, गुम गई है पता नहीं। तो वाइफ ने बोला ओके करके फ़ोन रख दिया। अब साला दोस्त लोग फंस गए कि ओके बोल दिया है, अब क्या करें, लेकिन दोस्त है, उनको तो मारना है ना। बोला साला कैसी पागल बीवी को लेके आया जो इतनी गलती करने के बाद भी खाली ओके बोल के छोड़ देती है। इतनी भोली बीवी, कम से कम ढंग की बीवी तो लाता था। तो दोस्तों को मारने का मौका चाहिए। और लाइफ पार्टनर के साथ छोटी मोटी चीज़ों में अनबन होती है, बट आई थिंक सो इतना ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है। समझदारी के साथ काम लेते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। सर मेरे को लगता है लड़ाइयाँ जो है ना, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। 101%। अगर आपकी छोटी मोटी नोकझोंक ना हो तो आपका रिलेशनशिप ना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, क्योंकि आप उन नोकझोंक से ही ना मनाना सीखते हो, माफ़ी मांगना सीखते हो, झुकना सीखते हो एक रिलेशनशिप में। 101% कोई सवाल नहीं आता। अगर एकदम प्लेन, अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, नोक जोक नहीं है, तो वो तो एकदम फ्लैट लाइफ हो गई, एकदम एकदम सूनी सूनी लाइफ लगती है। वैसी लाइफ नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत नोक जोक होती है, थोड़ा मनाना होता है, गुस्सा करना होता है, फिर थोड़ा उनका वाइफ का चेहरा गुस्से वाला देखने का होता है, फिर वो उनका खाना परोसने का तरीका चेंज होता है, बात करने का तरीका चेंज होता है, बच्चों को ट्रीट करने का तरीका चेंज होता है। तब समझ में आ जाता है कि भाई आज अपनी बीवी के अंदर दुर्गा माता आई हुई है, आज शांति रखने में ही फ़ायदा है। बट मज़ा आता है ये सब चीज़ों में, जेन्युइनली मज़ा आता है। मज़ा आता है सर। सर एक चीज़ बताइए, पार्टनर की तारीफ़ करना, उसकी चीज़ें नोटिस करना कि आज उसने बाल कैसे बनाए हैं, या मेकअप क्या किया है, कपड़े क्या पहने हैं, ये चीज़ें नोटिस करके अप्रिशिएट करना। मेरे घर पे आप झगड़ा करवाओगे, वो बोलोगे कि आप पॉडकास्ट में तो ये सब बोलते हो, ऐसा करना चाहिए। घर पे तो कभी आप नोटिस करते नहीं हो, ना कभी बालों के बारे में कहते हो, ना कभी चेहरे के बारे में कहते हो। बट जेन्युइनली है कि स्मॉल चीज़ों पे ना आपको अप्रिशिएशन देना चाहिए। अप्रिशिएशन बहुत मैटर करता है उनको भी, और लेडीज़ को स्पेशली इन छोटी छोटी बातों से ही खुशी मिलती है। तो आई थिंक सो वो करना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
सर मेरी वाइफ एक चीज़ हमेशा बोलती है मुझे कि मेरे लिए कुछ बड़ा मत कर, कुछ ऐसा छोटा कर दे, महीने 2 महीने में अगर आते हुए एक गुलाब भी ले आएगा ना, मेरे लिए वही बड़ा है। मुझे गाड़ी, नया मोबाइल नहीं चाहिए। एक्चुअल में जो लेडीज़ रहती है ना, उनको बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करना है, 5 स्टार होटल में आपके साथ खाना नहीं खाना है, उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, बहुत महंगे महंगे कपड़े दिलाओ, ऐसी भी ख्वाहिश नहीं है। उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि आप अपना कुछ इंपॉर्टेंट टाइम उनको दो, आपका कुछ अटेंशन उनको दो, आप कभी छोटे छोटे सरप्राइज उनको दो, वो उनको अच्छा लगता है। एंड जेन्युइनली यही चाहिए लेडीज़ को लाइफ में। हम सोचते हैं उनके लिए कुछ बड़ा करें, बट उनको कुछ बड़ा नहीं चाहिए। आप छोटी सी चीज़ अगर उनको देते हो तो वो खुश हो जाएंगे जेन्युइनली। आपने पीएचडी करी हुई है लेडीज़ को खुश करने में। फिर भी देखो, बीवी के मामले में तो मैं नहीं कर सकता। सो यही बता दो हमें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करते रहे तो लेडीज़ खुश रहेंगी घर में। छोटी छोटी बातों को आप अप्रिशिएट करो उनको एक्चुअल में, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो। गुस्से में बात मत करो, इरिटेशन मत रखो। आप अपने पूरा टाइम भले ही बिजनेस में, ऑफिस में देते हो, आप थक गए रहते हो, बट वो भी घर में रहती है, पूरा दिन काम करती है, तो थक गई हुई रहती है। तो आप उनको अगर छोटी छोटी चीज़ों से अप्रिशिएट करोगे, उनके लिए टाइम निकालते हो, उनको एक बाइक पे राइड दे देते हो, साथ में जाके एक राउंड मार के आ जाते हो, तो मुझे लगता है उसमें वो खुश रहती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर। स्पेशली वो लोग जो होम मेकर्स हैं, हमें हमेशा ये लगता है कि हम बाहर काम कर रहे हैं तो हम ही काम कर रहे हैं। उनका क्या है, वो तो घर पे ही है, जब मन किया टीवी खोल लिया, लेट गए। बट एक घर को संभालना, अगर आप और मैं एक दिन के लिए घर संभाल लेना तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। 101%, कोई सवाल नहीं। वो एक्चुअली हमसे ज़्यादा डिजर्व करती है। हम ऑफिस में रहते 10, 20, 50 लोगों को मिलते हैं, हमारा दिन भी आराम से स्पेंड हो जाता है। उनके लिए मुश्किल होता है सर। तो उनको रोज़ वही रूटीन का काम करना, उसके बाद भी अगर वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम उनको कहीं पे बाइक पे राइड नहीं कर रहे हो, कार में राइड नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते हो, देन आई थिंक डेफिनेटली उनको ख़राब लगने ही वाला है। फिर वो इरिटेशन अलग लेवल से बाहर निकलता है सर। सही है सर। रिलेशनशिप के बाद अगर मैं बात करूं पेरेंटिंग की, क्योंकि आप उसके बारे में भी बात करते हैं, राइट। सो व्हेन यू आर रेजिंग अ चाइल्ड, तो उस टाइम पर हस्बैंड और वाइफ की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। आप अभी तक अपने डिसीजन खुद लेते थे, जैसे आपकी लाइफ में एक बच्चा आया तो आपके डिसीजन बाउंड हो गए उसके अराउंड। राइट। देन फिर लड़ाइयाँ इस चीज़ पे भी होती है कि मैं ही इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं पूरा पूरा दिन अपना डिवीट और इसका पूरा इम्पैक्ट बच्चों पे भी आ रहा है एक्चुअली। सो जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको आपकी एडवाइस क्या रहेगी? न्यू पेरेंट्स है या फिर समझो जिसके बच्चे 6, 7 साल, 8 साल के भी है, उनके लिए मेरा एडवाइस ये रहता है कि जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ में बच्चों को डांटते बहुत हैं। मतलब बच्चों को डांटना है ना, एक्चुअली बंद कर दो। आपके मूड के हिसाब से, आपके इरिटेशन के हिसाब से आप बच्चों को ट्रीट करते हो। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, वाइफ का या हस्बैंड का, किसी का भी मूड बहुत अच्छा है, तो मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा लाल। और अगर आपका मूड ख़राब है तो तुझे ये समझ में नहीं आता, तू तो पूरा दिन टीवी देखता रहता है, पूरे दिन मोबाइल में रहता है, मतलब आप पूरे दिन का इरिटेशन लेवल और आपका पूरा मूड उस बच्चे के ऊपर थोप देते हो। फिर उस बच्चे पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो हो सकता है आपके बच्चे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपके अप्रिशिएशन की ज़रूरत हो। आपका सपोर्ट और आपका अप्रिशिएशन ये उनकी लाइफ बना सकता है। सो जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो स्पेशली सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। तो बच्चों को अगर आप शांति से, अच्छे से ट्रीट करते हो तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है, आप उसी टाइम उसको टोकते हो, अरे तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मत टोकिए उसको, वो गलती करने दीजिए। दूसरे दिन या कुछ टाइम के बाद उसको समझाइए कि बेटा तुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वो समझेगा अपने आप। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि बच्चों को वैल्यूज़ कैसे सिखाएं। अब हर पेरेंट सोचता है कि मैं मेरे बच्चे को ठोक बजा के बोल के, अरे तेरे को ऐसा करना है, तेरे को काइंडनेस, तेरे को ऑनेस्ट बनना है। नहीं बनता है सर, नहीं बनता है। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, आपकी वाइफ साथ में बैठी है, पीछे आपका 6 साल का बच्चा बैठा है, आप टोल नाका क्रॉस कर रहे हो और आपने, अभी तो ठीक है चलो डिजिटल हो गया टोल, लेकिन आपने टोल नहीं भरा और आपने गाड़ी क्रॉस कर दी और आपने सोचा हाँ आज टोल बचा लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे वाली सीट पे बैठे बच्चे ने चोरी करना सीख लिया है। सो आप जिस तरीके से आपकी लाइफ एक्टिवनेस आपकी लाइफ रहती है, या आप लाइफ जिस तरीके से चलाते हो, बच्चे देखते हैं और बच्चे सीखते हैं। तो आप जो भी चीज़ें करते हो उनके सामने या उनके साथ में अच्छी चीज़ें करो, वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। सो जैसे आपने बोला हम इंसिडेंट करते हैं बट ओवरऑल वो सिचुएशन सीख जाते हैं। यस डेफिनेटली 101%। आप बच्चों के सामने मोबाइल देखते हो पूरा दिन और बच्चों को बोलोगे बेटा मोबाइल नहीं देखना है, मत करो ना ऐसा। बच्चों के सामने पूरा दिन बुक पढ़ना चालू करो 2 घंटा, 4 दिन बाद आप देखोगे मेरा बच्चा भी बुक में इंटरेस्टेड हो रहा है।
अगर आपने पार्टनर पे चिल्लाया तो उनको ये समझ में आ गया कि डोमिनेट करने का तरीका आवाज़ ऊंची करना है। यस, उनको तो ये लगा कि भाई अगर हस्बैंड है और वाइफ पे चिल्ला रहा है तो ये एक रूटीन का पार्ट है और एक अच्छी चीज़ है। अगर मेरे पापा कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, मेरी माँ कर रही है तो कुछ अच्छा ही होगा, अगर वो झगड़ा भी कर रहे हैं तो शायद अच्छा होगा। तो वो सीख लेते हैं, उनकी रूटीन में आ जाता है। तो आप बच्चों के साथ में जैसा ट्रीट आप आपस में करते हो एक दूसरे को, वैसा ही वो सीखेंगे। और सर बच्चों की बात समझना ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, हमें पेरेंट्स ने ऐसे ट्रीट किया है कि हम जानते हैं, हमने दुनिया देखी है, हमारी बात सुनो। हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह ही आगे बात रखी है अपनी। तो उनको उनके डिसीजन ना लेने देना, उनको ये बताना है कि ये सही है तेरे लिए क्योंकि मैंने लाइफ देखी है। तो ये गलत है सही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट दे ऑल्सो कम विद देयर ओन उनका नेचर अलग है काम करने का, उनकी चीज़ें अलग है। तो वो कहते हैं हमें ऐसे ही करना है, बट उन पर ये थोप देना कि नहीं हमने दुनिया देखी है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही कर। पेरेंट हमेशा ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जेन्युइनली बोलता हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में गलत चाहते हैं, वैसा नहीं होता है, लेकिन हर पेरेंट्स ये गलती करता है कि मैंने ये देखा है, आपने ये देखा है, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस देखा है, अब आपका जो बच्चा है उसको अपने हिसाब से करने दो, उसको गलतियाँ करने दो। आप उल्टा बोलो उसको कि बेटा तू कर, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूँगा। जब अगर आप अपने बच्चे को ये बोलते हो ना, तो बच्चा अपने मन मर्जी की चीज़ें करता है। 1 साल करता है, 2 साल करता है, 2 साल के बाद या तो वो सक्सेस हो जाएगा या उसको समझ में आ जाएगा मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मेरे जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो राइट है, तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक पे आ जाएगा। बट अगर आप पहले दिन से दबाते हो तो वो गलत हो जाता है। दूसरी चीज़, एक मैंने आपको बोला ना, मैं ये जर्नी में आया ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि बहुत सारे माँ बाप उनको लगता है कि माँ बाप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है, बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चे कहते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। एक उम्र के बाद वो चुप रहना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ तकलीफ़ है तो वो रो देते हैं अकेले में, बट वो कहते नहीं हैं। तो कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो रॉन्ग है। बच्चे भी उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जितना माँ बाप करते हैं, बस बच्चों की फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, क्योंकि एक पुराने ज़माने का रीति रिवाज हो गया है, वो सोचने का ही रिवाज हो गया है कि माँ बाप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बट जेन्युइनली आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो बच्चों की इस चीज़ का, उनके कॉम्प्रोमाइज़ का, उनकी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट होना चाहिए। हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि भाई मेरे बेटे की भी अपनी फीलिंग्स है, अपनी सोच है, तो उसके हिसाब से इसको जो करना है करने देना चाहिए। आप उसको गाइड करो कि बेटा ये रास्ता है ऐसा, बट फिर भी तुझे जैसा लगे तू जैसा कर, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। सर आप लक पे विश्वास रखते हो? यस, होता ही है सर। लक इज़ काइंड ऑफ तकदीर, तकदीर इज़ काइंड ऑफ कर्मा। सो एक टाइम के बाद आपके कर्म आपके पास वापस आते हैं। अब आपने ख़राब कर्म किए तो आप समझ लो आपका लक ख़राब है, आपने अच्छे कर्म किए तो आपका लक अच्छा है। सो जब कर्मा हमारे पास घूम के आते हैं ना, तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब वापस घूम के आने वाला है। तो उसकी तैयारी रखिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका लक अच्छा होगा, अगर आप ख़राब कर रहे हैं तो आपका लक ख़राब होगा। बट एक चीज़ है, आप लाइफ में मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। लक का रोल बहुत छोटा सा रहता है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे और लक आपके साथ में ना, तो आप बूस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, लक के भरोसे रहोगे, तो शायद आपका लक भी आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। आपने जीवन में डाउनफॉल्स देखे हैं? बहुत सर, मतलब कोई ऐसा बड़ा डाउनफॉल जिसने आपको तोड़ा हो कभी? बहुत सारे ऐसे। एक्चुअली देखो, डाउनफॉल, हाँ, सबसे बड़ा डाउनफॉल था एक जिसने मुझे तोड़ा भी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो बचपन से मेरी लाइफ टफ लाइफ ही निकली। अगर मैं फाइनेंशियली टर्म्स ऑफ कहूँ या ये सब चीज़ों में कहूँ, तो एक टफ जोन से हम लोग बाहर निकले। जब मैं सिर्फ 1 साल का था तब मेरे पापा ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो मेरे लिए मेरी माँ ही मेरे पापा थी। और उस टाइम फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत थे। मतलब 2 टाइम का खाना है कि नहीं है, वो भी पोजीशंस थी। बट वो टफ टाइम से बाहर निकले, फिर उसके बाद सब सेट हुआ। फिर वापस 2016 में एक और ऐसा डाउनफॉल आया था, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये ज़ीरो हो गया है। ज़ीरो नहीं, मैं माइनस हो गया था। मतलब सबसे पहले तो मैं ज़ीरो पे आने के लिए फ़ाइट कर रहा था। बट मुझे लगता है कि उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक मैं हार मान लूँ, एक लड़ता रहूँ। तो टच वुड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग था और मैंने चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लिया और उसका सॉल्यूशन करते गया। आज आई थिंक सो, एज अ बिजनेस बोलो, एज अ पैशन बोलो, एज अ फैमिली बोलो, आई एम इन अ गुड प्लेस। सो क्रिटिसाइजर्स जो होते हैं ना, जो आपको क्रिटिसाइज ही करते हैं आपकी इस पूरी जर्नी में, जैसे आपने बताया कि आपने उठने की बहुत कोशिश करी, उसके बीच में कई ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने बोला होगा तुझसे नहीं होगा। एक्चुअली वही तो हमको, उन ऐसे लोगों ने हमें इंस्पायर किया है। ऐसे लोग ही हमको इंस्पायर करते हैं और एक्चुअली वो लोग आपके रियल इंस्पिरेशन होते हैं। लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, कभी भी गलत तरीके से लेना ही नहीं चाहिए। वही तो बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा, तो तेरे पास एक और मौका होता है वो करने का, कि भाई मुझे मेरे लिए भी करना है और इस बंदे के लिए भी करना है।
तो उस हर एक घर में जिसने ऐसा बोला है ना, उस हर एक घर में मिठाई का डब्बा जाना चाहिए सर, हर एक घर में, तब जाके मज़ा आएगा। तो आप देने गए कभी मिठाई का डब्बा जिन्होंने? मौका मेरे पास ऐसे लोग कम है एक्चुअली जिसने तुझसे नहीं हो पाएगा कहने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद लगा था लोगों को कि ये जो कर रहा है शायद कर लेगा, खींच लेगा। एंड वैसे भी मेरे को शायद नेगेटिव टॉक्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं मेरे ऊपर कभी। मैं वही आपसे पूछना भी चाह रहा था, नेगेटिव टॉक्स आपने बोला, क्योंकि आप जब बाहर आपका दिमाग खुलता है ना, तो उसमें वही पिक एंड चूज़ करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, बट हमारा दिमाग ना हमेशा नेगेटिव एब्जॉर्ब करके उसकी बात को दिल पे लगा लेता है। किसी ने हमें उल्टा बोला ना, तो हम बड़ी जल्दी दिल पे लगा लेंगे। 10 लोगों ने तारीफ़ करी ना, वो हम भूल जाते हैं। एक ने बुराई करी ना, वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। 10 लोग तारीफ़ करके हटे, वो हमारे दिमाग में कहीं पीछे छूट जाता है। सो ऐसा क्यों है कि हम नेगेटिव चीज़ों को बड़ी जल्दी दिल पे लगा लेते हैं और पॉजिटिव को भूल जाते हैं? देखने का नज़रिया हमारा गलत होना। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को है ना नेगेटिव तरीके से मत देखिए और सिर्फ आप उसको अपने इम्प्रूवमेंट के तरीके से देखते हो कि भी इसने कुछ बोला है ना, तो पहले मैं ये समझ लूँ इसने जो बोला है उसमें मेरी कई मिस्टेक है जो मैं सुधार सकता हूँ, तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेके वो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट जो करना चाहिए वो कर लीजिए। आप उसके ऊपर डिपेंड क्यों रहते कि उसने नेगेटिव बोल दिया तो मैं नेगेटिव हो गया, इसने पॉजिटिव बोल दिया तो मैं पॉजिटिव हो गया? होना ही नहीं चाहिए। हमारी अपनी एक लाइफ है, हमारे अपने कुछ संस्कार है, हमारे अपने कुछ एथिक्स है, तो आप उसके ऊपर चलिए ना। आपको लाइफ में जो करना है वो आप डिसाइड करिए, लोगों को डिसाइड मत करने दीजिए। आप रिमोट कंट्रोल या कठपुतली मत बनिए कि लोग आपको नेगेटिव बना सके, लोग आपको पॉजिटिव बना सके। ऐसा तो आपका लाइफ, ऐसी आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। आई फील सो दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हो और खुद के एथिक्स, खुद के संस्कार को लेके आप कितने स्ट्रांग हो। सर आपने जो एक बात बोली उससे मुझे एक चीज़ याद है, मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि 1 out of every 3 person इन इंडिया इज़ डिप्रेस्ड। उनको एंग्जाइटी है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इसका रीज़न आपको क्या लगता है कि क्या है जिस वजह से इंडिया में लोग इतने डिप्रेस है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपैरिजन, कॉन्फिडेंट, सॉल्यूशन वाली मेंटेलिटी नहीं है, सराउंडिंग्स आपका व्यवस्थित नहीं है और आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। मतलब आप डिप्रेस्ड होते हो, लोगों को ये लगता है मेरी लाइफ में तकलीफ़ है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तकदीर ख़राब क्यों चल रहे हैं। वो उसकी मेंटेलिटी, उसके स्टेट ऑफ माइंड में वो बना लेता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ही चल रही है। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। एक इंसान का नज़रिया रहता है कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं दुखी हो जाऊं। दूसरा ये रहता है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर इसका प्रॉपर कुछ सॉल्यूशन नहीं है तो भी बेस्ट आउट ऑफ द वे क्या है कि जिससे मैं बाहर निकल सकूं। तो अगर आप वो स्टेट ऑफ माइंड और वो मेंटालिटी के साथ में अगर थोड़े भी आ जाते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो मुझे लगता है डिप्रेशंस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक कंपैरिजन होता रहेगा कि इसकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, जब तक आपका कॉन्फिडेंट वीक होता रहेगा कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा, जब तक आपकी सॉल्यूशन की मेंटेलिटी नहीं है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मेरी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे ही सॉल्व करने हैं, कोई और सॉल्व करने नहीं आने वाला है। लोगों से अगर आप अपना दर्द शेयर करोगे तो उसको पेन नहीं होने वाला है, पेन आपको ही होने वाला है और आपके पेन का सॉल्यूशन भी आपको ही करना है। जिस दिन आदमी ये समझ जाएगा, उसके अंदर ये मेंटालिटी आ जाएगी, मुझे लगता है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फेस कर सकता है। और इसमें आपके इस फेस से जब आप जूझ रहे होते हो, उसमें आपके फ्रेंड्स और आपके पार्टनर का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है सर। एक्चुअली उस टाइम मैं अगर कितना भी बोलूँ कि हम पॉजिटिव रहे, बट अगर आपका सराउंड कंप्लीटली अगर नेगेटिव रहता है, देखो बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं जो वन मैन आर्मी रहते हैं कि भाई पूरी दुनिया अगर कुछ भी बोल देना तो भी मैं फाड़ के निकल जाऊंगा। वैसे रेयरली केसेस रहते हैं, लेकिन जनरली हम सब की लाइफ में हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे दोस्त, उनके ऐसे रोल रहते हैं कि जब आप ख़राब टाइम से, डाउनफॉल से चल रहे हो और अगर उनका थोड़ा सा भी सपोर्ट होता है कि नहीं चल हो जाएगा यार, निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, या आपका लाइफ पार्टनर कहता है कितना भी ख़राब टाइम हो मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, एनी टाइम तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, हम कितने भी वर्स्ट पे चले जाएंगे तो भी मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, तो वो अंदर से अपने को एकदम मोटिवेट, इंस्पायर कर देता है कि हाँ भाई कोई तो है जो मेरे साथ में खड़ा है, दोस्तों में भी कोई तो है। ऐसा नहीं है कि वो आपका दर्द ले लेंगे, बट वो आपको इतना अच्छा मॉरल सपोर्ट देते हैं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है, आपके अंदर वो ताकत आ जाती है कि भाई मैं अभी इससे बाहर निकल जाऊँगा। सर मैं आपको पर्सनल एक स्टोरी शेयर करता हूँ इसी पे। पहली बात तो मैं लोगों को ये बता दूँ कि लोग जो है ना, डिप्रेशन को ऐसा लगता है लोगों को कि ये एक मेंटल इतना बड़ा डिसऑर्डर है कि जो ठीक नहीं हो सकता। मुझे एक डॉक्टर ने एक बात बोली थी कि जब आपको पेट में दर्द होता है तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, पैर में दर्द होता है ऑर्थो के पास जाते हो, दिल में दर्द होता है कार्डियो के पास जाते हो। तो अगर आपके दिमाग में दर्द हो रहा है तो आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने में क्या दिक्कत है?
वो भी तो डॉक्टर ही है, वो आपको दवाई देगा, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैं इस फेज से गुजरा था एक बार, तो उस टाइम पर मेरे पार्टनर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फैमिली शायद उनको लगेगा ये खुश तो रहता है, अपनी मर्जी की नौकरी कर रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, गाड़ी में आ जा रहा है, इसको दिक्कत क्या है। इंडियन हाउस होल्ड्स में डिप्रेशन वर्ड को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। राइट। उनको ये लगता है सब चीज़ें तो अच्छी हैं, पैसा भी कमा रहा है, दोस्त भी हैं। तो मैंने अपनी फैमिली से शायद वो बात शेयर नहीं करी, बट मैंने उस टाइम पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ मैंने शेयर करी। वो पूरे ट्रीटमेंट के टाइम मेरे साथ थी, उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने बोला कि वी विल ओवरकम दिस फेज, ये फेज है। Right. और जो बंदा फेज से निकल रहा होता है ना, सिर्फ वही जानता है कि वो फेज क्या होता है। वेरी ट्रू। सामने वाला बंदा आपके एक्सप्रेशंस को समझ सकता है कि आप प्रॉब्लम में हो, बट वो आपका हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकता। राइट राइट। आपको ही निकलना पड़ेगा उस फेज से। 101%, कोई सवाल नहीं। दिस इज योर फाइट एंड यू हैव टू फाइट इट। राइट राइट, वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है उसका। बट आई थिंक जो पार्टनर आपका होता है ना, वो बस ये बोलता है कि इस लड़ाई में तू अकेला नहीं है, लड़ तू अकेला, बट मैं पीछे खड़ा हूँ तेरे साथ। बस वो उतना ही चाहिए आपको। कोई भी, हर एक आदमी की इंडिविजुअल इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। आदमी को कभी भी कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती कि कोई मेरे साथ में खड़ा रहे और मेरा दर्द सहन करे। उसको मोरल सपोर्ट चाहिए, पीठ थपथपाने वाला, तू कर मैं खड़ा हूँ। जरूरत भी नहीं है उसको, तू कर मैं खड़ा हूँ, और वो निकल जाएगा। बिल्कुल 101% निकल जाएगा। सही है। तो सर अभी जितने लोग देख रहे हैं उनको आपको ओवरऑल एडवाइस क्या देना चाहोगे? आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं, एवरी डे यू नो वी डील विद समथिंग न्यू, सो व्हाट्स योर यू नो वन पीस ऑफ एडवाइस टू मोटिवेट देम, टू यू नो टू एडवाइस, टू सपोर्ट देम? आई थिंक आप अपने कर्म करते रहो। मैं ना दो स्टोरी शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है बहुत, मैंने वो 2 स्टोरीज से बहुत सीखा है। एक समंदर किनारे पे एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक कौवा बैठे थे, और उसी टाइम समंदर किनारे पे एक रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग जाती है। जैसे ही वो चिड़िया वो आग को देखती है ना, वो सीधी उड़ के समंदर के वहाँ पे जाती है, अपने चोंच में एक बूंद पानी भरती है और वो आग पे डालती है। वापस वो समंदर किनारे जाती है, एक बूंद पानी भरती है, आग पे डालती है। 30, 35, 40 बार वो कंसिस्टेंट वैसे कर रही थी। वो कौवा पेड़ पे बैठा है और वो देख देख के हंस रहा है, और ज़ोर से हंस रहा है। फिर कौवे से रहा नहीं गया, तो वो कौवे ने बोल दिया वो चिड़िया को कि तेरी समझ है या तेरे अंदर अक्ल है कि नहीं है थोड़ी भी, कि तेरी ये चोंच में इस पानी भरने से क्या ये आग बुझ जाएगी? तब चिड़िया रुकी और उसने कहा मेरे को भी पता है कि ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में या आग लगाने वालों में नहीं आएगा, आग बुझाने वालों में आएगा। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप लाइफ में कुछ करते हो ना, तो आप ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, वो अच्छा है, वो सही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत सही बात भी बोली कि हाथ पे हाथ धरने वाले जो है ना, वो तो शायद कुछ कर ही नहीं पाते। वो इस पे भी मुझे एक शायरी याद आई कि भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वाह, 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 तो वही है। तो मतलब आप अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक मैंने दर्द वाली शायरी, ऐसे आपने बोला तो मुझे लाइफ में दर्द तो नहीं, बट एक शायरी मुझे याद आ रही है कि मैं नज़र से पी रहा हूँ कहीं जाम छलक न जाए। वैसे मैं पीता नहीं हूँ। मैं नज़र से पी रहा हूँ कहीं जाम छलक न जाए, न झुकाओ निगाहें कहीं शाम ढल न जाए। मेरे मातम पे रोने वालों मेरी लाश पे मत रोना, मुझे डर है आंसुओं से कहीं लाश गल न जाए। मेरी लाश जलाने से पहले मेरा दिल निकाल देना, ये अमानत है किसी और की, कहीं साथ जल न जाए। आपको भी दिल तो टूटा है, ऐसी बात नहीं है। टूटा नहीं है, बट टूटी हुई चीज़ें अच्छी बहुत लगती है। आपने जाम बोला तो मुझे भी एक शायरी याद है। वो ये कि शराब गलत है मैं जानता हूँ पर फिर भी पीता हूँ। शराब गलत है मैं जानता हूँ फिर भी पीता हूँ, यूं होश में कैसे तुमसे कोई बात करे। वाह वाह। आपका जो नशा है वो हमारे अंदर भी आ गया है, तो हम भी वो नशे में ही बात कर रहे हैं। बढ़िया है सर। सर लेकिन नशा ना पैसों का भी चढ़ जाता है इंसान को। यस ट्रू। पैसों का एक ऐसा नशा होता है जो आपको ऊपर भी पहुंचा सकता है और नीचे भी ला सकता है। राइट। सो लाइफ में आपके हिसाब से पैसा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पैसा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी ज़रूरत है उनसे पूरी होनी चाहिए। आपकी ज़रूरत क्या है, शौक़ क्या है, आप पैसे को कहाँ पर रखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर पैसे को आप अपने रिश्तों से ऊपर रखते हो, अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ है उससे ऊपर रखते हो, अपने एथिक्स से ऊपर रखते हो ना, तो वो पैसा आपको बहुत नुकसान दे के जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और या फिर मे भी हो सकते हैं कि आपके कुछ ऊंचे शौक हो, अच्छी गाड़ी लेना है, अच्छे घर लेना है, उस तक रखो तो पैसा आपको तकलीफ़ नहीं देगा। बट जैसे ही पैसे को आप रिश्तों से ऊपर और बाकी चीज़ों से ऊपर कर देते हो ना, तो पैसा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देना शुरू हो जाता है। फिर आदमी को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट उसके पास से सब कुछ छीनते जाता है और कुछ नहीं रहता है। दूसरा रहता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि पैसा है तो लाइफ में सुकून है। जेन्युइनली मैं आपको बोलता हूँ, पैसे और सुकून इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। पैसा आपकी ज़रूरत हो सकता है, शौक हो सकता है, सुकून है इनर सेटिस्फैक्शन, इनर हैप्पीनेस। आपने जैनिज़्म के बारे में सुना रहेगा, तो जैनिज़्म में ना एक कुछ सालों पहले ना एक महाराज जैन साधु बने। ही वॉज अप्रोक्सीमेटली वर्थ ऑफ 1000 करोड़। 1000 करोड़ उनके पास थे। बहुत सारे कंट्रीज़ में उनकी पर्सनल ऑफिस थी। उन्होंने कभी एयर कंडीशन से नीचे पैर नहीं रखा था। सब कुछ एक दिन के अंदर सब कुछ त्याग किया उन्होंने। और आज की डेट में वो महात्मा एवरी डे धूप के अंदर खड़े रहते, एक टांग के ऊपर, और एक एक घंटा ध्यान करते। शरीर पूरा काला पड़ गया है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है पता है, जब लाइफ में आप ये समझते हैं ना, आपको ये समझ आ जाती है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हो, कुछ भी मेरे साथ में नहीं आने वाला है, तब अल्टीमेटली आदमी ये चीज़ें करता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि जो मुझे यहाँ छोड़ के जाना है उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे मेरे कर्म करने हैं, अब मुझे परमात्मा के पास जाना है। तो जैसे ही अगर ये फील आता है किसी के अंदर ना, तो आपकी लाइफ में इनर सेटिस्फेक्शन आनी चालू होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं रोहन आपको कहता हूँ कि आपके पास 500 रुपया है, आप एक मॉल में गए, ठीक है, आपने पिज़्ज़ा खाया, 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाया, आपको खुशी हुई। अब वही 500 रुपये का आपने पिज़्ज़ा खाया, उसकी बजाय आप बाहर आए और आपने 5 गरीब लोगों को 100-100 रुपये का भरपेट खाना खिलाया। अब जेन्युइनली आप मुझे बताना कि आपको खुशी कहाँ पर महसूस हुई। मैंने आप कहा ना, जब भी आप देते हो ना, तब आपको इनर सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। खाया आपने था, पेट आपका भरा था, बट उसके बाद भी आपको इनर सेटिस्फेक्शन जब दूसरों को खिलाया ना, तब हुआ। तो जब लोगों को ये समझ में आता है कि इनर सेटिस्फेक्शन, सुकून और पैसा ये बहुत अलग चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है। पैसे कमाओ, पैसा ज़रूरत हो सकता है, बट पैसों को हावी मत होने दो। और पैसों का सुकून से कोई लेना देना नहीं। सुकून इज़ कम्प्लीटली इनर सेटिस्फैक्शन। आप अंदर से खुश हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, आप अंदर से सुकून महसूस करते हैं ना, तो दैट इज़ सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज़ सुकून। सो पैसा हावी नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात बोली सर आपने। जैसे आपने कंपैरिजन की बात करी, मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि जो इनर सेटिस्फैक्शन है वो तभी आएगी जब आप किसी की हेल्प करोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। राइट। वो अच्छा किया वाला फील जो है ना, वो 10 रुपये में भी आ सकती है और होने को वो 10 लाख रुपए में भी ना आए। राइट, 101%। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो सर, आपने 5000 का शर्ट पहन लिया है, 5000 के शर्ट की बजाय आपने 10 लोगों को 500 का शर्ट दिलवा दिया, और जिनके पास शर्ट नहीं थे वो पहन रहे। आई एम टेलिंग यू, आप उनको देखोगे और उस टाइम उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं खुशी के, इतनी अंदर से खुशी होती है। एंड दैट इज़ द रियल सेटिस्फैक्शन। लोग समझ नहीं पाते, लोग ये कहते हैं कि नहीं यार पैसा आने दो, लोग सब पैसा आने के बाद ये सब बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैं ये बातें उस दिन से बोल रहा हूँ जिस दिन से मेरे पास कुछ नहीं था। तो आई थिंक रियल सेटिस्फैक्शन इज़ गिविंग। वाह। सो एंडिंग नोट क्या रहेगा सर? बहुत अच्छा लगा आपसे बात भी करके, एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और डिस्कस कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू एंड दिस। मे बी नेक्स्ट टाइम। मुझे भी मज़ा आया रोहन आपके साथ में, और मैं एंड में ना ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी इंसान हो वैसे रहो। आपको अपने खुद के बारे में पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे एथिक्स क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरा विज़न क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना है। और कोई और बंदा या कोई और बंदे की बातें, कोई और बंदे की नेगेटिव बातें मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकती है कि वो मेरी लाइफ को स्पॉइल करे। सो आपके अपने जो रूल्स है वो आप स्ट्रॉन्ग कर लो, आपके अपने एथिक्स, आपके अपने संस्कार, अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करके आप लाइफ में आगे बढ़ो। कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट और पेशेंस, अगर ये 3 चीज़ें आपके साथ में है, आपके पास में है, तो आप दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हो। दैट्स इट। सर आई थिंक आपकी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। मेरे पास सवाल तो बहुत है, बट इसको पार्ट 2 के लिए बचा के रखते हैं। डेफिनेटली। और मुझे खुद को भी मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, कन्वर्जेशन करके। मुझे लग रहा है कि आप बोलते हैं ना, एक सिमिलर मेंटालिटी मिलते हैं। जब आपको
वैसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके एक्चुअल में आप जवाब देना पसंद भी करते हो, तो आपको बहुत मज़ा आता है। और मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। ऐसे भी मुझे आरजे लोगों से ऐसे थोड़ा डर लगता था, बिकॉज आरजे लोग प्रैंक बहुत करते हैं तो वो, बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मुझे रेडियो जॉकी या आरजे जितने भी है ना, उनको सुन के बहुत मज़ा आता है दिल से। ऑन इट वॉज वेरी हेल्दी कन्वर्जेशन विथ यू, मुझे मज़ा आया एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर सर। सर हमें भी बहुत मज़ा आया, एंड स्पेशली जिस तरह से आपने आंसर्स दिए वो इतने सटीक थे, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और इतने रियलिस्टिक थे, जो लोग अगर उसको अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो उनका बहुत हेल्प होगी उनको। थैंक यू सो मच सर, ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी मुझे लगता है मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो ये काम कर रहे हैं इसे ऐसे कंटिन्यू रखिए। लोगों की लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, और उनकी बेटरमेंट के लिए आप ऐसे ही काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, विल माई डू बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू सर। थैंक यू।